सत्यजीत रे की एक बहुत मशहूर फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी। हाँ, बहुत ही शानदार फिल्म है। उसका एक सीन है जो मतलब दिमाग में बस जाता है। अवध के दो नवाब हैं जी और वो शतरंज में पूरी तरह से खोए हुए हैं जी। और उन्हें इस बात की कोई खबर ही नहीं कि बाहर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे उनके पूरे राज्य पर कब्जा कर रही है। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है असल में। बिल्कुल, और ये कहानी आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब दुनिया में एक और बड़ी ताकत उभर रही है तो क्या भारत फिर से वैसी एक रणनीतिक लापरवाही का खतरा उठा सकता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं और हमारी इस पड़ताल का आधार है एस जयशंकर की किताब द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लेखक खुद 4 दशकों तक एक डिप्लोमेट रहे हैं और अब विदेश मंत्री हैं। हाँ, तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक्शन में पॉलिसी बनाने वाले व्यक्ति का नजरिया है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि भारत की विदेश नीति क्या है, बल्कि ये कि वो क्यों बदल रही है। हम उन ऐतिहासिक बोझ और पुरानी सोच को देखेंगे जिन्हें किताब में बड़ी खूबसूरती से दिल्ली के हठ धर्म कहा गया है। दिल्ली के हठ धर्म और डॉगमेटिज्म ऑफ दिल्ली। जी। और हम देखेंगे कि भारत इन बंधनों को तोड़कर कैसे एक नई राह बना रहा है, जिसे हम कह सकते हैं द इंडिया वे। तो चलिए शुरुआत अतीत से करते हैं। जी किताब की शुरुआत अवध की उसी कहानी से होती है, एक चेतावनी की तरह। जी। लेकिन लेखक इसे एक और बड़े दिलचस्प कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, ये पानीपत सिंड्रोम। हाँ, पानीपत सिंड्रोम। ये सिर्फ एक लड़ाई की बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मानसिकता की बात है। पानीपत सिंड्रोम का मतलब है कि आप बाहरी खतरों को देश के दिल तक आने देते हैं। अच्छा। और फिर आप सोचते हैं कि हम आखिरी निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और जीत जाएंगे। ये तो बहुत ही डिफेंसिव सोच हुई। बहुत ज्यादा। आप खतरा देख रहे हैं, उसे अपनी तरफ बढ़ने दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आखिरी मौके पर सब ठीक हो जाएगा। और इतिहास गवाह है कि ये स्ट्रेटेजी अक्सर नाकाम रही है। ये दिखाता है कि हम बाहरी दुनिया के बदलावों को या तो नजरअंदाज करते रहे या उन्हें समझने में बहुत देर कर दे। और किताब के मुताबिक इस मानसिकता की जड़ें हमारे इतिहास के कुछ बड़े बोझ में है। लेखक ने 3 बड़ी वजह बताई हैं। हाँ, और वो तीनों ही बहुत अहम हैं। पहला है 1947 का विभाजन। जी। उसने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, उसने भारत को जनसांख्यिकी और राजनीतिक रूप से छोटा कर दिया। और इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि एशिया में चीन को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त मिल गई। सही। और दूसरा बोझ, आर्थिक सुधारों में देरी। हमने अपने दरवाजे 1991 में खोले। चीन से लगभग 15 साल बाद। 15 साल। और उन 15 सालों में चीन ने इतनी बड़ी आर्थिक बढ़त बना ली कि आज तक हम उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है, वो है परमाणु विकल्प अपनाने में हिचकिचाहट। हमने इसमें बहुत लंबा समय लिया और इसके चलते हमें वो रुतबा और प्रभाव हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा जो शायद हमें बहुत पहले और आसानी से मिल सकता था। तो इन तीनों बोझों ने मिलकर भारत की सोच को मतलब सतर्क और थोड़ा रक्षात्मक बना दिया। बिल्कुल, जबकि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी। अच्छा, एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि लेखक ने भारतीय विदेश नीति को 6 अलग-अलग दौर में बांटा है। जी। ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं लगती, बल्कि ये दिखाती है कि हमारी सोच कितनी तेजी से बदली है। 1946 की आशावादी गुटनिरपेक्षता से आज की बहुसंरेखण वाली दुनिया तक का सफर कैसा रहा? देखिए, ये पूरा सार है। पहला दौर 1946 से 62 का, वो ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट का था। हाँ। हम नए आजाद हुए थे, आदर्शों से भरे थे, हमें लगता था हम नैतिक बल पर दुनिया में अपनी जगह बना लेंगे। फिर 1962 का युद्ध हुआ और उस युद्ध ने इस भ्रम को तोड़ दिया। उसके बाद के दौर यथार्थवाद की तरफ बढ़े। फिर 90s के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद हमने अमेरिका और पश्चिम से रिश्ते बेहतर किए। और आज हम छठे दौर में हैं। हाँ, जिसे लेखक एनर्जेटिक एंगेजमेंट कहते हैं। आज भारत किसी एक खेमे से बंधा नहीं है, वो मुद्दा आधारित गठजोड़ बना रहा है जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। तो मतलब अब दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि ये दोस्त है और ये दुश्मन। दुनिया पूरी तरह ग्रे है और यही बदलाव उस दिल्ली के हठ धर्म को तोड़ने जैसा है। हाँ, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। जी। लेखक का मानना है कि भारत की आगे बढ़ने में असली रुकावट दुनिया की दीवारें नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में बनी दीवारें हैं। तो ये तो हुई अतीत की बात, लेकिन आज की दुनिया वो तो पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत ज्यादा। इस नई दुनिया में भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं? किताब में ब्लैक स्वान और ग्रे राइनो का जिक्र है।
ये सुनने में तो दिलचस्प लगता है, पर इसका मतलब क्या है? ये आज की अनिश्चितता को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। ब्लैक स्वॉन वो घटनाएं होती हैं जो पूरी तरह से अप्रत्याशित होती हैं। जैसे कोविड-19 महामारी। कोई उन्हें आते हुए नहीं देखता, पर वो सब कुछ बदल देती हैं। अच्छा। और ग्रे राइनो वो बड़े खतरे हैं जो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज। सब जानते हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करते हैं जब तक कि वो हमें कुचल ना दे। लेखक का कहना है कि आज की दुनिया में ब्लैक स्वॉन और ग्रे राइनो आपस में टकरा रहे हैं। और इस उथल-पुथल के केंद्र में अमेरिका और चीन का रिश्ता। हाँ, और ये आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कहानी है। ये रिश्ता जो कभी आपसी फायदे पर टिका था, अब खुली प्रतिस्पर्धा में बदल गया है। इसमें एक बड़ा विरोधाभास भी है ना? बहुत बड़ा। अमेरिका जो दशकों तक ग्लोबल सिस्टम का रखवाला था, अब अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ एक क्रांतिकारी ताकत बन गया है। और चीन? वहीं चीन, जो एक उभरती हुई ताकत है, वो उन पुराने नियमों का बचाव कर रहा है जिनसे उसे फायदा होता है। ये एक उल्टी स्थिति है। ऐसे माहौल में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चीन। यहीं पर लेखक शतरंज का वो शानदार उदाहरण देते हैं, निजो इंडियन डिफेंस। हाँ, निजो इंडियन डिफेंस। मैं शतरंज ज्यादा नहीं समझता, ये क्या है आसान भाषा में? जरूर, ये शतरंज की एक बहुत स्मार्ट चाल है। इसमें काले मोहरों से खेलने वाला खिलाड़ी, जो थोड़ा कमजोर माना जाता है, वो शुरुआत में सीधे सीधे केंद्र पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करता। वो थोड़ा पीछे हटता है और फिर सही मौके पर एक जबरदस्त जवाबी हमला करता है। तो ये सीधे टकराव से बचने की रणनीति है। बिल्कुल, चतुराई से अपनी जगह बनाने की रणनीति। लेखक का तर्क है कि भारत की विदेश नीति आज कुछ ऐसी ही है। हम चीन से सीधे टकराव में नहीं जा रहे हैं, बल्कि कूटनीति और गठबंधनों के जरिए अपने लिए जगह बना रहे हैं। और इसी रणनीति का एक उदाहरण है हमारा कई अलग अलग ग्रुप्स का सदस्य होना, राइट? बिल्कुल सही। यहीं पर भारत की मल्टी डिमेंशनल स्ट्रैटेजी दिखती है। एक तरफ भारत क्वाड का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। जी, और जिसे अक्सर चीन को बैलेंस करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। तो दूसरी तरफ हम शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के भी सदस्य हैं, जिसमें चीन और रूस मुख्य खिलाड़ी हैं। तो ये दिखाता है कि भारत कैसे दोनों खेमों में अपनी जगह बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी एक टीम का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम अपने हिसाब से अलग अलग मैच खेल रहे हैं। आपने इसे एकदम सही पकड़ा। लक्ष्य है कई लोगों के साथ अभिसरण, लेकिन किसी के साथ पूर्ण संरेखण नहीं। कन्वर्जेंस विद मेनी बट कॉन्ग्रुएंस विद नन। जी, मतलब हमारे हित कई देशों से मिलते हैं, लेकिन हम किसी एक के साथ पूरी तरह से बंधे नहीं हैं। हम अपनी आज़ादी बनाए रखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ तक की बातचीत से ये तो साफ है कि भारत की विदेश नीति बदल रही है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही है। लेकिन इस बदलाव को द इंडिया वे क्यों कहा जा रहा है? ये इंडियन कैसे है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। किताब इसे हमारी सांस्कृतिक जड़ों, खासतौर पर महाभारत से जोड़ती है। विदेश नीति और महाभारत, ये कनेक्शन थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, पहली बार पढ़ने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप जितना सोचते हैं ये कनेक्शन उतना ही गहरा है। लेखक कृष्ण की पसंद का उदाहरण देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि महाभारत का युग भी आज की दुनिया की तरह बहुध्रुवीय था, जहां फ्रेनेमीज थे, यानी दोस्त भी और दुश्मन भी। उस जटिल दुनिया से आज के लिए दो बड़े सबक मिलते हैं। और वो क्या है? पहला सबक है अर्जुन की दुविधा। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर हथियार डालने की बात करते हैं जी, तो कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका धर्म एक क्षत्रिय के तौर पर लड़ना है। आज के संदर्भ में ये राष्ट्रीय हितों पर काम करने की जरूरत को दिखाता है, बिना नतीजों की कीमत से डरे। एक सॉफ्ट स्टेट होने की सोच से बचना। बिल्कुल। और दूसरा सबक कृष्ण खुद है, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। हाँ, वो बड़ी तस्वीर को समझते हैं। वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं उकसाते, बल्कि पहले शांति के लिए हर संभव कूटनीतिक प्रयास करते हैं। वो नैतिकता और शक्ति के बीच एक संतुलन साधते हैं। द इंडिया वे इसी संतुलन की बात करता है। तो अगर हम इस फिलॉसफी को आज की पॉलिसी में देखें, तो क्या ये कहना सही होगा कि एक राष्ट्रवादी भारत दुनिया से कटेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा जुड़ेगा? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला आइडिया है। आमतौर पर माना जाता है कि राष्ट्रवाद दुनिया से अलगाव पैदा करता है। हाँ। लेकिन यहाँ तर्क यह है कि एक आत्मविश्वासी भारत दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर और ज्यादा गहराई से जुड़ेगा। और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भी इसी का हिस्सा है, जैसे योग दिवस,
या दुनिया की फार्मेसी बनना? निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भारत सिर्फ सैन्य व आर्थिक शक्ति नहीं बनना चाहता। वो अपनी संस्कृति और क्षमताओं के जरिए दुनिया में सद्भावना बनाना चाहता है। और किताब प्रधानमंत्री के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को भी विदेश नीति से जोड़ती है। जी, इसका मतलब है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है, विकासशील देशों को साथ लेकर चलना चाहता है। तो कुल मिलाकर लक्ष्य सिर्फ एक और ताकत बनना नहीं है। नहीं, लक्ष्य ज्यादा बड़ा है। किताब के शब्दों में कहूं तो कई दोस्त, कुछ दुश्मन, अपार सद्भावना और अधिक प्रभाव। Many friends, few foes, great goodwill and more influence। ये सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति होने के बजाय घटनाओं की दिशा तय करने वाली एक अग्रणी शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे भारत अवध के पाठ से सीखकर रणनीतिक लापरवाही से बच रहा है और दिल्ली के हठधर्मी को तोड़कर एक ज्यादा यथार्थवादी रास्ता अपना रहा है। बिल्कुल। महाभारत के रणनीतिक ज्ञान से लेकर आज की मल्टीपोलर दुनिया की मुश्किलों तक द इंडिया वे संतुलन, हिम्मत और अपने राष्ट्रीय हितों की साफ समझ पर आधारित है। ये दूसरों की बनाई परिभाषाओं में फिट होने के बजाय अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ जुड़ने की एक कोशिश है। और आखिर में किताब एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचने की जरूरत है, और शायद यही इस पूरी बातचीत का सार है। जी, क्या दुनिया भारत को परिभाषित करती रहेगी या अब भारत खुद को और दुनिया को परिभाषित करेगा? ये सवाल ही आने वाले दशकों में भारत के सफर की दिशा तय करेगा।